नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, एक बार मैं फिर इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ लोग सोचते होंगे या कुछ लोग आरोप भी लगाते होंगे कि क्यों हर एक वीडियो में ये जो है इस भारतीयता की बात कही जाती है कि भारतीयता आधारित श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा इत्यादि के संबंध में ये बार बार कहा जाता है। और शायद एकाध या दो तीन एपिसोडों में, कथानकों में यह स्पष्ट किया गया था कि जैसे हम लोग जिस भी प्रभु में आस्था रखते हैं, चाहे वो अपने विष्णु भगवान, प्रभु विष्णु भगवान, प्रभु भोले शंकर जी, प्रभु और हनुमान जी, महावीर हनुमान जी इत्यादि, ब्रह्मदेव, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, जो भी इसमें आस्था रखते हो, हमारे अल्लाह या खुदा या हमारे गॉड या हमारे वाहिगुरु इत्यादि में आस्था रखते हो, तो बराबर उनका नाम जब भी उनको मिलता है उनका नाम भजते हैं, उनका नाम बराबर याद करते हैं। और उनको बराबर याद करने का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि कम से कम उनके सोचने का, उनकी सोच में और फिर उनके बर्ताव और आचरण में एक शुद्धिकरण आए, एक शुद्धि आए, पाकपन आए। इसीलिए तो उसी प्रकार भारतीय अवाम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना है कि इस देश में जो चूंकि यह राष्ट्र भारतवर्ष है और भारत गणराज्य है, तो देश में भारतीयता के माहौल को लाने के लिए और देश में भारतीयता के माहौल के लिए इसका जाप कि भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा इत्यादि जो है, इसका जाप निरंतर जरूरी है, ताकि हमारे अंदर भारतीयता के आधार पर सभी भारतीय भाई बहनों से के साथ जो है के साथ भारतीय भाई बहन का आचरण करने का वही शुद्धिकरण, वही पाकपन, वही पवित्रता आने की आवश्यकता है।
तो यह बार बार जो मैंने हर एक कथानक के शुरुआत में जो कहा जाता है, तो जिस प्रकार ईश्वर राम का नाम, अल्लाह का नाम, गॉड का नाम, वाहेगुरु का नाम लेने से जो मन को प्रसन्नता आती है, और बार बार नाम लेने से प्रसन्नता आती है, मन को सुकून मिलता है, कोई उसमें वो मोनोटोनस, बेरस और नीरस होने का कोई सवाल नहीं उठता। उसी प्रकार यह बार बार जो मैंने शुरुआती तौर पर यह भारतीयता की बात कही जाती है, इसमें भी कोई मोनोटोनस, नीरस, बेरस होने का कोई प्रश्न नहीं होता, बल्कि उसी तन्मयता के साथ और उसी लगाव के साथ ये और उसी भावना के साथ ये बार बार इसका उच्चारण, बार बार इसका जाप जो है किया जाता है, और इसका जाप जो है वो करना जरूरी भी है। तो कल जो है 26 जनवरी थी, और उसी दिन मतलब कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसके लिए हमारे देशवासियों को इसकी गणतंत्र के दिवस की बधाइयाँ थी, और इसके लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इत्यादि को सशक्त नमन और राष्ट्र को उनके प्रति जो है कृतज्ञ होना चाहिए, और कृतज्ञ है भी। हमारे देश में किस तरह का वातावरण होना चाहिए, ठीक उसके विपरीत एक जहरीला वातावरण हर एक जो राजनीतिक दल है, बौद्धिक वर्ग है और मीडिया के लोग हैं, पत्रकारों का जो गिरोह है, एक जहरीला वातावरण जो है वो निरंतर ये बना रहे हैं। अब एक गलत अवधारणा ठूसने की कोशिश की जा रही, माने गलत अवधारणा जो है वो पेश सब करते हैं, और उसके आधार पर जो है एक गलत अवधारणा बनाने की जो एक कोशिश या साजिश कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। और ये शुरुआत होती है किसी से नहीं, बल्कि वो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता दल ने इसी वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। अच्छा, एक बात और भी आवश्यक है, ये निवेदन है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि ये जो वीडियो जो जारी कर रहा है, अभी ये भारतीय जनता दल चुनाव में उतरेगा जरूर, संसाधन जुटा रहा है, ऐसी बात नहीं है, और उसका खुलासा करने की आवश्यकता भी नहीं है। संसाधन जुटाना भी एक बहुत बड़ा कार्य है और चुनौती है, और संगठन का भी वो निर्माण करेगा पूरे देश स्तर पर, और आगामी जो लोकसभा का जो चुनाव है 2024 में, वो सभी सीटों पर 543 पर वो अपने उम्मीदवार उतार करके पूरे दमखम के साथ ये जो है चुनाव लड़ेगा। तो ये सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको अच्छी तरह से जान लें। तो लेकिन ये जो भारतीयता के संबंध में, भारतीय एकता के संबंध में और भारतीयता आधारित भाईचारे के संबंध में जो ये बराबर, जिसकी कि इस देश को नितांत आवश्यकता है, इस वीडियो को शेयर करिए, साझा करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए,
और इसको अधिक से अधिक प्रसारित करने में अपना अमूल्य योगदान करिए। यह देश के लिए बहुत आवश्यक है। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, अवाम परस्ती इस मुल्क के लिए बहुत आवश्यक है। और ये जिस माहौल की मैंने बात किया, ये इसी को नष्ट करने के लिए एक पाखंडी वातावरण सब जो है वो मैंने बनाए हुए हैं और उसी वातावरण को ये बनाए रखने में निरंतर साजिश ये कर रहे हैं। जैसे अब ये जो कल जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया और भारतीय जनता दल ने बराबर समझाया है, बराबर ये बात करेंगे कि हमारा यह देश भारत के संविधान के द्वारा, भारत के संविधान पर आधारित है। भारतवर्ष एक संवैधानिक इकाई है। भारत के संविधान के द्वारा ये संचालित है। भारत के संविधान के द्वारा यह नियंत्रित है। भारत के संविधान के द्वारा आदेशित है। भारत के संविधान के द्वारा ये निर्देशित है। और इसीलिए यह भारत, इसलिए यह भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। ये यथार्थ है, यही सच्चाई है। इस सच्चाई के विपरीत वह इस देश का शत्रु, वो आरएसएस एक गलत अवधारणा लेकर आता है कि यह हिंदू राष्ट्र है, कुतर्क लेकर के। तो ऐसे लोगों के मुंह पर बार बार ये तमाचा है कि एक भारत गणराज्य को जो है ये हिंदू राष्ट्र बोल करके एक अपनी अलग से वो चलाते हैं। और हिंदू राष्ट्र का जो उहापोह है इस देश की मानसिकता को बहुत वो नुकसान करता है। हिंदू राष्ट्र का बहाना लेकर के असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, गद्दार राहुल गांधी जैसे लोग इसका बहुत दुरुपयोग करते हैं। जेएनपीसी इस देश की जो सबसे गद्दार पार्टी है, इसका दुरुपयोग करती है। और खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में ये हिंदू राष्ट्र को लेकर के जो एक भ्रम है, दहशत है, उसी के दुरुपयोग के चलते, और वहाँ भी कुछ मैंने कट्टरवादी सोच के मौलवी और मुल्ला हैं जो कि इसी का कि भाई ये आरएसएस वगैरह जो है ये जो कह रहे हैं तो हिंदू राष्ट्रीय होगा, ये आरएसएस वाले हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और यही नहीं, कई जो है जो बीजेपी की ओर से समर्थित जो यूट्यूब खोले हुए हैं, जितने भी ये आपके जयपुर डायलॉग और प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी और डी के दुबे और मनीष ठाकुर इत्यादि जो है वो हिंदू राष्ट्र की ही बात करते हैं, सनातन की ही बात करते हैं। कभी भी वो भारत गणराज्य की बात नहीं करते हैं। कौन? ये बीजेपी समर्थित, बीजेपी सपोर्टेड और बीजेपी के पक्ष में जो है जो चुनावी माहौल बनाने के लिए हमेशा जो है वो यथार्थ है कि हमारा ये देश भारत गणराज्य है, लेकिन वो हमसे जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात, सनातन की बात। और इन्हीं की प्रतिक्रिया में जो उनको शह मिलता है असदुद्दीन ओवैसी जैसे देश के दुश्मन तत्वों को। तो पहली बात तो ये कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन, हमारे सभी देशवासी इस बात को बिल्कुल सत्य मान लें कि यह हिंदू राष्ट्र नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है और न बन सकता है।
और न इसको किसी भी हालत में बनना चाहिए। ये भारत गणराज्य है, भारत गणराज्य ही रहेगा और भारत गणराज्य ही इसको बने रहना चाहिए। जब ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कुछ कट्टरवादी सोच जो है कि ये जो है मैंने साजिद रशीदी वो इसको जो है इस्लामिक स्टेट की बात करता है। भारतीय जनता का दल तो साफ कहता है कि जो इस्लामिक स्टेट की बात करे, चाहे वो साजिद रशीदी हो चाहे कोई भी हो, और जो हिंदू राष्ट्र की बात करे, इन दोनों को लात मार करके इस देश के बाहर कर देने की परम आवश्यकता है। इस देश ये देश उन्हीं का है जो इसको सिर्फ भारत जो है एक भारतीय गणतंत्र माने। ये दोनों जो है इस देश का इतना नुकसान कर रहे हैं, हिंदू सनातन बोल करके, इस्लामिक स्टेट बोल करके, कि इस देश को एक जो है संवैधानिक इकाई के रूप में विकसित होने के बजाय तमाम जो है वो इसी प्रति जो है वो अब चूंकि ये सब सत्ता में रहे हैं, सत्ता पर काबिज हैं, साधनों पर काबिज हैं, तंत्र पर काबिज होकर के इस तरह की गंदगी वो फैला रहे हैं। लोगों को जो है इसके प्रति संवेदनशील करना है कि हिंदू सनातन या हिंदू राष्ट्र के प्रति, और उधर जो है वो जो उसको बन पड़ता है साजिद रशीदी जैसे देश विरोधी भारत विरोधी तत्वों को कि हम भी जो है उसको इस्लामिक स्टेट, और कोई कहता है कि गजवा हिंद इत्यादि, पता नहीं गजवा हिंद या दारुल इस्लाम पता नहीं क्या है, और इस्लामिक स्टेट वाली, इन दोनों तरह के तत्वों को बेहतर होगा कि हमारे भारतीय भाई बहन कम से कम भारतीयता के आधार पर एक होकर के इन दोनों को लात मार करके बाहर करें, देश के बाहर करने की आवश्यकता है। तभी यह देश जो है भारत अब अपने असली स्वरूप यानी भारत गणराज्य के रूप में बच पाएगा। और इसके पहले देश के गद्दारों को तो आप पहचानिए। राहुल, मैं देखता हूं कि पूरा सोशल मीडिया में, और ये पूरा माहौल जो है राहुल गांधी से गद्दार को गद्दार तक नहीं कहता है। बताइए, डोकलाम के मुद्दे पर इसने क्या गद्दारी किया? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके क्या गद्दारी किया इसने? हमेशा ये गद्दार राहुल गांधी चीन के साथ खड़ा रहता है। हमेशा ये गद्दार राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। ये गद्दार राहुल गांधी हमेशा जो है आतंकवादियों के साथ जो है वो खड़ा रहता है। लेकिन ये बीजेपी जो है हमेशा इस राहुल गांधी को बचाती रहती है, कभी भी इसको गद्दार नहीं कहती। मोदी जी का ये कहना कि सबका साथ सबका विश्वास, मोदी जी, देशवासियों का आप पर विश्वास हो ही नहीं सकता। देश के जो दुश्मन हैं, देश के जो गद्दार हैं, जीएनपीसी है, उसका राहुल गांधी है, उसका सोनिया गांधी है, उसका कम्युनिस्ट वाले हैं, समाजवादी पार्टी वाले हैं, टीएमसी वाले, इनका आप पर विश्वास हो सकता है, क्योंकि आप इनको पाल रहे हैं। जनता का आप पर विश्वास नहीं हो सकता। तो पहली बात, एक जी न्यूज पर कल चल रहा था, दीपक चौरसिया बैठा था, और किस तरह से ये झूठ फैलाते हैं सब, किस तरह से झूठ बोलते हैं। तो दीपक चौरसिया जो है वो क्या बोल रहा है कि 30 जनवरी 1929 को लाहौर में जो पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, तो उसी के चलते जो है 30 जनवरी 1929 को, हाँ, तो उसी के चलते जो है 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया। लेकिन ये दीपक चौरसिया हो सकता है कि जानता हो या ना जानता हो, या जानबूझ करके ये पूर्ण स्वराज का मुद्दा इन यानी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू ने हमारे
भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, जो अमर शहीद भगत सिंह या शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह इत्यादि के मुद्दे को चुरा करके अपना मुद्दा बनाते हुए इन सबों ने इस तरह की देश विरोधी काम किया है। ये कांग्रेस वाले कभी भी जो है आजादी की बात नहीं करते थे। कभी भी अंग्रेज यहां से चले जाएं इसकी जो है इसके लिए वो संघर्ष नहीं करते थे। ये कांग्रेसी हमसे बोलते थे इस देश को डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ये हमेशा डोमिनियन स्टेटस की मांग करते थे। गांधी, जो मोहनदास करमचंद गांधी हमेशा डोमिनियन स्टेटस की ही बात करता था। बल्कि मैंने बताया था कि ये जो है डोमिनियन स्टेटस को खारिज करने के लिए 1927 में कलकत्ता के अधिवेशन में जो और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसमें कांग्रेस में थे, तो इस डोमिनियन स्टेटस को खारिज करने के लिए उन्होंने एक संशोधन जो है वो पेश करवाया था, पेश किया था। लेकिन ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो कि पूरी वो कांग्रेस को जकड़े हुए था, उनके संशोधन को खारिज करवा दिया। और फिर कांग्रेस का वही स्टैंड, वही उसकी विचारधारा डोमिनियन स्टेटस वाली वो बनी रही। पूर्ण स्वराज तो ये मुद्दा हमारे अमर शहीदों का था, जो कि जनता में लोकप्रिय हो रहा था। उस मुद्दे को चुरा करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, और वो भी गद्दार जवाहरलाल नेहरू को श्रेय देने के लिए जो है 1929 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया, जबकि नंबर वरीयता थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की। लेकिन ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अपने चहेते चमचे गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा करके हमारे अमर शहीदों का जो है पूर्ण स्वराज का मुद्दा, हमारे अमर शहीदों का पूर्ण स्वराज का जो मुद्दा है वो चुरा करके श्रेय दिलवाया उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को। लाहौर में रावी नदी के तट पर दिनांक 30 जनवरी 1929 को ये साजिश थी। अब ये साजिश को सब बराबर सब वो ढके हुए हैं, और वो ये गलत इस तरह का एक जहरीला वातावरण से सब बनाए हुए हैं। तो मैंने देश में जो वातावरण जो है, किस तरह से राहुल गांधी इस देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, तब भी काफी लोग उसके पीछे जा रहे हैं, उसके साथ साथ घूम रहे हैं। वो इसलिए है ऐसे, इसलिए कि ये नकली जो ये राष्ट्रवादी है ना बीजेपी, उस राहुल गांधी को गद्दार के रूप में बेनकाब न हो, इसकी बराबर साजिश करती है ये चीज है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जितनी भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी तो खुद जो केजरीवाल खुद ही गद्दार है, वो टीएमसी हो, टीएमसी तो इसी कांग्रेस से ही निकली है। और भी जो है टीडीपी, वाईएसआरसी, बीजेडी, टीआरएस, डीएमके, एआईडीएमके, कोई भी इस कांग्रेस को और राहुल गांधी की गद्दारी के विषय में इन सबकी जो है घिघी बंद रहती है। तो सब सवाल इस बात का है कि देश जो है कितने जहरीले वातावरण के गिरफ्त में है। देश के दुश्मन के साथ, देश के गद्दारों के साथ जब जनता जो जाती है, और कितने लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी लोकप्रिय हो गए। बताइए, देश के दुश्मन का लोकप्रिय होना
कितनी जो है वो कितनी वो खतरनाक बात है। देखिए, अंग्रेजों के आने के पहले ये हमारा देश अलग अलग रियासतों में अलग अलग बने वो राजाओं में, नवाबों में ये जो है विभक्त था। और जब अंग्रेज आए तो सारे देश के लोग जो है, और उसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे हिंदू आस्था वाले भारतीय भाई बहन एक साथ मिलकर के जो है वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है वो आज़ादी की जंग जो है आज़ादी की जंग लड़े। तभी संपूर्ण भारत का एक विचार आया। अब देश के गद्दार जो है वो हमेशा सक्रिय रहे। देश के गद्दार जो है वो अंग्रेजों के साथ भी थे। देश के गद्दार वो नवाब वो अंग्रेजों के साथ भी थे। देश के गद्दार जो है आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए भी वो अंग्रेजों के साथ चिपके हुए थे। अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों के लिए दलाली करते थे। अंग्रेजों के चमचे थे कौन? ये कांग्रेस। अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ने वाले सिर्फ यही थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि। इस प्रकार के 7 लाख लोगों ने जान दी है। और ये कांग्रेसी हमेशा उस अंग्रेजी हुकूमत की मुखबिरी करते रहे, दलाली करते रहे, चमचागिरी करते रहे, दिखावे के लिए। कभी कभी वो जेल में भी गए हैं, लेकिन जेल में भी वो अंग्रेजी सरकार की ओर से इनको दामादों की तरह उनको सुविधाएं मिली हैं और उसका लाभ उठाया। और किताबों में पूरा भर दिया है कि इन्होंने ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और आज भी सिर्फ एक मात्र जो है ये बीजेपी जो है वो भी प्रतीकात्मक विरोध के साथ, और कभी नहीं कहते कि ये बीजेपी जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है, कि कभी नहीं कहते कि भाई कि तुमने आज़ादी की लड़ाई तुमने नहीं लड़ी। बीजेपी कभी नहीं कहती है इस जेपीसी को कि तुमने आज़ादी की लड़ाई तुमने नहीं लड़ी, बल्कि तुम अंग्रेजी सरकार के मुखबिर रहे, दलाल रहे और वो जो है चमचे रहे। बाकी और पार्टियों का तो देख ही रहे। तो सवाल इस बात का है कि हमारे देश के लोगों को यानी गलत, हमारे जो भारतीय अवाम है उसमें गलत बातों का उस अवाम के दिमाग में जो ठूसा गया है, यह देश के लिए बहुत घातक है। बीजेपी के लोग जो है उन तथ्यों को, ये सारे जो यानी एनपीसी के गद्दारी के जो सारे कारनामे को उसी तरह से जैसे दीवार को छूने वाली बात है कि हाँ भाई हमने तो ऐसा कहा है, हम तो ऐसा हमने कह दिया है। जैसे देश का विभाजन, यदि देश का विभाजन हमारे भारत के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी है। जरा इसका वो अनुमान करिए ना कि जितने भी युद्ध हुए हैं विश्व युद्ध में, विश्व में जो विश्व युद्ध भी हुए हैं और जो दो देशों के बीच में युद्ध हुए हैं, और भारत में भी जितने युद्ध हुए हैं, उनमें जो जनहानि की माने जो डेथ टॉल या जो जनहानि है कुछ हजारों में होगी। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख तक भी नहीं पहुंचती होगी। वो जनहानि लाख तक भी नहीं पहुंचती होगी। लेकिन सत्ता हथियाने के हवस में जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता हथियाने के हवस में देश बांटा, और उसी के चलते हमारे देश के लोग
25 से 30 लाख लोगों को मरवाया इन दोनों ने। तो कल्पना करिए कि कितने बड़े ये नरसंहारी थे। ये इतना बड़ा नरसंहार करने वाले जो है, एक को इन सबों ने देश का बाप बना दिया और दूसरे को देश का चाचा। इस देश विभाजन की सत्यता को लाना जो है बहुत बड़ा परम कर्तव्य है, ताकि असली तस्वीर और असली चरित्र इस कांग्रेस का देश के सामने आता। और कांग्रेस का ही नहीं, इस कांग्रेस के साथ चिपकने वाले, कांग्रेस की रक्षा करने वाले, वो भी बेनकाब होने की उनको भी बेनकाब करने की परम आवश्यकता है, और वो भी बेनकाब होते। तो इसमें जो सबसे खतरनाक जो भूमिका है वो बीजेपी की है। बीजेपी के एक प्रवक्ता है ना, वो सुधांशु त्रिवेदी आप कहना शुरू कर दिया है। जरा उसकी बातों को जरा देखिए। एक तो वो 90% हमेशा जो है वह हिंदू सनातन पुरानी बातों को देखिए, वो कितना इस देश का घातक शत्रु है वो जो है वो सुधांशु त्रिवेदी, कि इस देश को जो है विकसित होना चाहिए एक भारत गणराज्य के रूप में, जो कि है भी। लेकिन उस भारत गणराज्य की नींव हमसे खोदने के लिए हमेशा हिंदू सनातन की बात जो है वो लाता रहता है, और खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को नीचा दिखाने के लिए। तो अब उसके चरित्र को जरा देखिए। वो ये कहता है जेएनपीसी वालों को देखकर, जेएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस वालों को देखकर कहता है कि आपने जो है प्रस्ताव पास करके देश को बांटा है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को इसे हिमांशु त्रिवेदी से पूछा जाना चाहिए कि जब कांग्रेस ने खुद प्रस्ताव पास करके इस देश को बांटा हुआ है, तो फिर देश विभाजन के इल्जाम के लिए क्यों बार बार जिन्ना जो है वो जिन्ना की रट लगाई हुई हो। जेएनपीसी तो रट लगाएगी, चूंकि जेएनपीसी के कांग्रेस नहीं जो है इस देश को बांटा है, तो वो उसकी तो साजिश ही है कि देश बांटने का जो है वो जिसने खुद देश बांटा है उसका इल्जाम किसी और के सिर पर जाए। तो ये तो उसकी साजिश है। उसी साजिश को बीजेपी भी पुख्ता करती है, और ये भी जो है ये भी बोलती है कि देश बांटने के लिए हमेशा देश बांटने के लिए जिम्मेदार जिन्ना है। और जिन्ना साहब को इस तरह से ये सब विलियन बनाते हैं, इस तरह से उनको डिमोनाइज करते हैं, इस तरह से विभाजन के लिए शैतान के रूप में पेश करने की कोशिश में आतंकवादियों को ये मीडिया वाले, सभी मीडिया वाले बोलते हैं ये जिन्ना की सेना है। तो मीडिया वाले भी, जैसा कि मैंने बताया है, कि ये हमारे देश के खतरनाक शत्रु हैं, और जो है इस असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हैं कि जिन्ना की औलाद है। ये बीजेपी वाले, ये मीडिया वाले इस राहुल गांधी को नहीं बोलते कि ये गद्दारों की औलाद है। ये राहुल गांधी को नहीं कभी बोलते कि गद्दार नेहरू की औलाद है, गद्दार इंदिरा की औलाद है, गद्दार राजीव गांधी की औलाद है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हैं कि ये जिन्ना की औलाद है। ये मानसिकता सब फैला रहे हैं ये बीजेपी वाले। मैं समझता हूं देश धीरे इसका आकलन जरूर करेगा, और करना पड़ेगा कि ये जेएनपीसी के ही समतुल्य देश के गद्दार हैं सब। मतलब कि जो देश के दुश्मनों को इस तरह से मतलब कि देश के विभाजन की बात उठाता है, वो देश के विभाजन की बात सुधांशु त्रिवेदी उठाता है और कहता भी कि आपने प्रस्ताव पास करके देश को बांटा है। तो जब कांग्रेस ने खुद प्रस्ताव पास करके देश को बांटा हुआ है,
तो फिर देश बांटने के इल्जाम के नाम पर, देश बांटने का इल्जाम जो है जिन्ना साहब के मत्थे पर मढ़ने की जो साजिश है उस साजिश को क्यों तुम बढ़ा रहे हो, और क्यों तुम उसी साजिश में शामिल हो। अब पूरा वातावरण पूरा छाया हुआ है कि देश जो है वो जिन्ना के कारण बटा है। देश बांटने वाले ये अब खुद कबूलता है, ये खुद जो सुधांशु त्रिवेदी इन प्रकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से स्वीकारता है, फिर भी जो है उस कांग्रेस की साजिश में शामिल होता है, जिस साजिश के तहत जो है कांग्रेस वाले जो है जो देश को बांट करके उसका इल्जाम जिन साहब के मत्थे पर मढ़ते हैं, उसी साजिश में ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग या ये पूरी बीजेपी उसी साजिश में शामिल रहती है। ये तो एक तथ्य है। इससे भी भयंकर तथ्य जो है, जो इस्लाम आस्था वाले का जो शिक्षण संस्थान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये जामिया मिलिया जो है वो ये जामिया मिलिया विश्वविद्यालय नदवा, ऐसे उसमें तो और जहरीला वातावरण। उन पर ये ज्ञान करना कि भाई इस देश को बांटने वाला जो है ये गद्दार जो है वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार ये नेहरू, इसके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं, सिर्फ आरएसएस के विरोध में, बीजेपी विरोध में पूरी मानसिकता इन सब की काम करती है, वो भी झूठ के आधार पर। ये सब और भारत को जो तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं वो जो है वो भारत के अंदर ही नहीं है, भारत के बाहर भी है। बीबीसी का देखिए, वास्तव में बीबीसी हुआ, वाशिंगटन पोस्ट हुआ, टाइम्स हुआ और न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ और वॉल स्ट्रीट जर्नल हुआ, इस सबको भारत में बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अब ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मैंने वो मोदी जी को बदनाम करना वो गुजरात दंगों के लिए। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात मैं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। गुजरात दंगों को लेकर के ये गद्दार जीएनपीसी अपने भारत विभाजन में जो उसने 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, गांधी की जिस दिन हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, उसके संबंध में इन कांग्रेसियों ने जो हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन महाराष्ट्र के जो उनकी हत्या करवाई, और जो सन 1984 में हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो हत्या की, सारे इस तरह की हत्या के पाप को ढकने के लिए ये गुजरात के दंगों की बात जो है वो उठाते रहते हैं। इसी तथ्य को वो जो है इस तथ्य को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जानते रहे, और उसी में ये आरएसएस विरोध। और देखिए, आरएसएस तो गद्दारी करती है, बात नहीं है। आरएसएस की गद्दारी ये है कि वह जीएनपीसी के पापों को ढकती रहती है, और इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी के लिए वो बिल्ली का पंजा है, ये उसकी गद्दारी है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में वो दूसरे तरह का विरोध है, वो हिंदुत्व के नाम पर। तो ये जो जहरीला वातावरण है वो और खतरनाक है। तो जरा इस संबंध में जरा सुन लीजिए
कि एक बार मैं जब गुजरात गया था तो फिर वही वातावरण, मोदी जी को डिमोनाइज करने के लिए, उनको शैतान के रूप में बनाने के लिए बात चल रही थी कि इतने की हत्या हुई, और इसीलिए तो बोल रही थी वो गद्दार सोनिया गांधी इनको मौत का सौदागर बोल रही थी। लेकिन वो गद्दार सोनिया गांधी जब वो गद्दार यानी राजीव गांधी के संरक्षण में हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन का कत्ल हुआ, तो उसको ये गद्दार सोनिया गांधी जो है मौत का सौदागर नहीं बोली। ये गद्दार सोनिया गांधी जो है, इन कांग्रेसियों ने जो है 30 जनवरी 1948 को जब इस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या हुई, और उसके एवज में जो है इन कांग्रेसियों ने हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले महाराष्ट्र भारतीय भाई बहनों की निर्मम हत्या किया, सैकड़ों में, हजारों में। तब इन कांग्रेसियों को ये गद्दार सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर नहीं बोला, और इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता हथियाने के हवस में हमारे देश को ही बांट करके 25 से 30 लाख जो है भारतीय भाई बहनों की जो हत्या की है, तब भी ये गद्दार सोनिया गांधी इनको मौत का सौदागर नहीं बोली। तो ये बात चली थी, तो हमने बस यही कहा कि जिन कांग्रेस समर्थित जो है हिंसक और असामाजिक तत्वों ने उस गोधरा में जो हमारे भारतीय भाई बहन आ रहे थे वहां से, यानी जो राम भक्त जो भारतीय भाई बहन जो अयोध्या से आ रहे थे, तो उस ट्रेन को जो है कांग्रेस समर्थित हिंसक और असामाजिक तत्वों ने जो आग लगाई थी, पहले उसका हिसाब जो है पहले आप कर लीजिए। उसको दबाने के लिए वह इस देश का दुश्मन लालू प्रसाद यादव, जो कि रेल मंत्री था, उसने बनर्जी कमीशन के द्वारा पूरी साजिश को, कि जिस साजिश के तहत पूरी जो है माने गोधरा में ट्रेन को जलाया गया, पूरा इसे ढक दिया, और उस कमीशन उस बनर्जी कमीशन से यह कहलवा दिया कि उस ट्रेन में किसी ने भी आग नहीं लगाई, वो अपने आप लग गई। तो ऐसे तो गद्दार हैं लालू प्रसाद यादव जैसे गद्दार। तो वही मैंने कहा कि पहले गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई थी कांग्रेस समर्थित हिंसक और असामाजिक तत्वों के द्वारा, पहले उसका हिसाब हो जाए, नंबर 1। और ये जो गुजरात में जो दंगे हुए हैं, गुजरात में जो दंगे हुए हैं, वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्या बनाएगी? बीबीसी तो खुद ही इस देश की दुश्मन है, गद्दार है वो। अंग्रेज भी इस देश के दुश्मन है। तो बीबीसी को क्या हक बनता है और नैतिक अधिकार बनता है कि हमारे देश में आकर के जो है वो डॉक्यूमेंट्री बनाए? हालांकि हमारे देश के ही कुछ तत्व रहे होंगे, कोई इमरान हुसैन करके है, कोई पाकिस्तानी मूल का। देखिए, ये पाकिस्तान में रहने वाले ये भूल जाते हैं कि ये भारत का हिस्सा थे। भारतीय जनता दल पाकिस्तान को भी अपना ही हिस्सा मानता है, और किसी न किसी दिन जिस दिन भी मौका मिलेगा इस पाकिस्तान को मिलाएगा इस भारत में। अब ये जरूर है कि जब से अलग हुआ तो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा पूरा का पूरा वातावरण पाकिस्तान का बिल्कुल भारत विरोधी वो बना दिया। भारत को हमेशा नीचा दिखाने वाला बना दिया, और पाकिस्तान के लोग भूल गए कि वो
एक जो है अविभक्त भारत का वो हिस्सा है, भूल जाते हैं इस बात को। तो उसी का कोई इमरान हुसैन करके था, उसी के तत्वाधान में ये बीबीसी वाली डॉक्यूमेंट्री ये बनाई गई है। तो बीबीसी क्या बनाएगी, और इधर भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उनको क्लीन चिट दे दिया है मोदी जी को। हमने जो एक मजमा था गुजरात में, जब मैं गुजरात गया था, जब ये बात उठी थी, हमने उस मजमे के आगे यही कहा कि सबसे पहले जो है जो ट्रेन में आग लगाई गई कांग्रेस समर्थित हिंसक और उपद्रवी और जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा सर्वप्रथम उसका हिसाब हो जाना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, मोदी जी को भले ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया हो, लेकिन मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, शासन प्रशासन के मुखिया थे। कोई भी और कम से कम 1.5 से लेकर 2000 हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल हुआ था। तो उस इल्जाम से मोदी जी बच नहीं सकते, बिल्कुल। चाहे उनको सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका उनको भले बरी कर दे, लेकिन उसके पहले जो है उसके पहले जो सबसे बड़ा मूट क्वेश्चन ये है कि इनसे बड़े जो है वो ये तो वो नरसंहार करवाए या नहीं करवाए बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता दल बस ये करा कि इनके मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा हुआ है, तो उस नैतिक जिम्मेदारी से मोदी जी बच नहीं सकते, ये कहता है। लेकिन जिन्होंने हिंसा करवाई, खास करके मोहनदास करमचंद गांधी और ये जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश बांट करके पाकिस्तान भी बनवाया और 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, तो सबसे पहले इन दोनों की समाधि, मोहनदास करमचंद गांधी की भी और नेहरू की भी, उनकी कब्र खोद करके जो उनकी स्केलेटन है, जो उनका अस्थि पंजर है, उसको 25 से 30 लाख लोगों की हत्या के एवज में उस अस्थि पंजर को जो है सजा दी जाए, उसको सजा दी जाए। और इस जवाहरलाल नेहरू ने जो हमारे सुभाष चंद्र बोस को मरवाया, उसकी भी सजा इस नेहरू की कब्र खोद करके, नेहरू का है ना वो शांतिवन में है शायद, हाँ शांतिवन में कब्र उसको खोद दिया, उसका जो माने स्केलेटन है, और उसके माने 25 से 30 लाख लोगों की हत्या का जो है वो, चाहे उसको सौदागर मान करके उसको जो है सजा दीजिए। और ये इंदिरा गांधी, जिसने शास्त्री जी को मरवाया, जिसने दीनदयाल उपाध्याय को मरवाया, जिसने ललित नारायण मिश्र जी को मरवाया, जिसने नागरवाला को मरवाया, उसकी भी कब्र खोद करके उसके अस्थि पंजर को, उसके स्केलेटन को सजा दीजिए। और ये राजीव गांधी, जिसने हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल करवाया, इसकी भी जो है कब्र खोदिए, उसके अस्थि पंजर को, उसके स्केलेटन को, जो हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन का कत्ल हुआ, उसके एवज में उसके स्केलेटन को सजा दीजिए। तब इसके बाद मोदी जी भी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका नैतिक दायित्व बनता है। भारतीय जनता दल का स्पष्ट मांग है, पहले उसका हिसाब हो जाना चाहिए, तब इसके बाद जो है। और बीबीसी तो इस देश के दुश्मन है, उसको क्या अधिकार बनता है। लेकिन जो जहरीला वातावरण जो है आपके जामिया मिलिया में हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो है आरएसएस विरोध और जो है बीजेपी विरोध में इन समूह ने पूरा दिमाग ही खाली कर दिया है। और इस मानसिकता के चलते
उन समूहों को नेहरू गद्दार नहीं दिखता है, मोहनदास करमचंद गांधी गद्दार नहीं दिखता है, राहुल गांधी गद्दार नहीं दिखता है। सिर्फ आरएसएस जो है उनके लिए जो है बड़ी समस्या है, बीजेपी बड़ी समस्या है। तो इस तरह के जो जहरीला वातावरण हमारे देश में बहुत ही वो खतरनाक है। और दूसरी ओर जो है ये सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी वाला, ये कभी भी कंपोजिट कल्चर की बात नहीं करता है, गंगा जमुनी तहजीब की बात नहीं करता है, हमेशा हिंदू सनातन हिंदू वो लाता रहता है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, जरा समझिए कि किस तरह की वातावरण की इस देश में आवश्यकता है। ये देश के दुश्मन जो है किस प्रकार का वातावरण जो है वो बनाए हुए हैं और जहर घोल रहे हैं। और यानी किस तरह के झूठ का, अब एक नमूना और सुनिए। एक अश्विनी उपाध्याय है, अपने को कहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है। अच्छा, लोग कहते हैं कि किस तरह से प्रचारित करते हैं इनको, जो मोदी जी के शासन को, योगी जी के शासन को, राम राज्य हम उनको लाए हैं, जो राम को लाए हैं, पता नहीं क्या। तो लेकिन भ्रष्टाचार वैसे ही यथावत बिल्कुल है। आज भी थाना हो, दफ्तर हो, बिजली के दफ्तर हो, और ये वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस हो, तहसील का ऑफिस हो, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्या तमगा लिए हुए हैं योगी जी, सुशासन सब बेकार। ये तो मैं तो खैर बता रहा हूं। अब इसी की स्वीकार्य जो है एक बीजेपी का चमचा अश्विनी उपाध्याय, जो अपने को जो है, देखिए चमचा मैं जरूर कहूंगा, इसलिए चमचा की उसी का पात्र है, और हमको वो कुछ भी कहता रहे, वो इसकी हमको परवाह नहीं है। लेकिन वो अश्विनी उपाध्याय वो कह रहा है कि जुडिशियरी में, न्यायपालिका में जो है या भ्रष्टाचार, वो कह रहा था कि जैसे कोई जज है तो जज का पेशकार भी पैसा लेता है, उसका चपरासी भी पैसा लेता है, उसका क्लर्क भी पैसा लेता है, और इसी भ्रष्टाचार से अर्जित पैसे में जो है उन जजेस की जो है हिस्सेदारी होती है। यही हाल वो हाई कोर्ट में भी है, यही हाल जो सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो पूरी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, और भी स्थानों पे, वो तहसील का दफ्तर हो, थाना हो, और चाहे एसपी की ऑफिस हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हो। लेकिन अश्विनी उपाध्याय सिर्फ भ्रष्टाचार यही नहीं है, जो इनकम टैक्स है, कस्टम है, और भी तमाम है। भ्रष्टाचार के विषय में एक कोई बोला था कि साहब भ्रष्टाचार तो जा ही नहीं सकता है, भ्रष्टाचार तो अब हमारा खान पान हो गया है। इस तरह की अवधारणा सब ये फैला हुई है। भारतीय जनता दल का इस विषय में थोड़ा सा ये विषय ये भटकने न पाए, थोड़ी सी इसकी सावधानी देखते हुए। भ्रष्टाचार या इस तरह की कोई भी बीमारी, कोई भी बुराई वो बिल्कुल जाएगी, बशर्ते आपकी मनसा साफ हो कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कठिन काम तो है, लेकिन ऐसा है कि नामुमकिन नहीं है। लेकिन वो कब होगा? जब आपकी मनसा होगी। तो भ्रष्टाचार की जो जननी है वो है राजनीतिक भ्रष्टाचार। चुनाव में जो इतना अनाप शनाप पैसा बहता है, और जो पैसे के आधार पर जो चुनाव जो खरीदा जाता है, वो भी चुनाव आयोग के संरक्षण में। और चुनाव आयोग कहता है कि हमने बहुत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा, इस तरह का उत्तम का बिल उठता है। और ये यथार्थ है, ये चुनाव जो है, मैं जिसमें चुनाव होता है, बिल्कुल पैसा जो है वो पानी की तरह बहता आया है, और उसमें आपराधिक वृत्ति के लोग चुने जाते हैं। उसको चुनाव आयोग कहता है कि हम बहुत जो है
निष्पक्ष चुनाव कराए हैं, स्वतंत्र चुनाव करवाए हैं। और जब ये बात उससे पूछी जाएगी उस चुनाव आयोग से या भारत निर्वाचन कि भाई हम क्या करें, जनता ही तो चुनती है, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता है, चुनाव आयोग महोदय आपका दायित्व नहीं बनता है कि साफ सुथरी छब के ही लोग जो है वो चुने जाएं। क्रिमिनल लोग जाएंगे तो पूरा माहौल जो बना हुआ है क्रिमिनलाइज बना हुआ है, तिकड़िया लोगों का बना हुआ है। शासन प्रशासन में जो है वो आपराधिक जो आपराधिक वृत्ति के लोग, तिकड़ियों के लोग, उन्हीं का बोलबाला है। एक दिन हालांकि ये बात जो है वो भटक जाएगी, तो ये भ्रष्टाचार जा सकता है और भ्रष्टाचार जारी रहे, इसके पोषक तर्क देते हैं साहब, ये तो हमारे खून में समा गया है, ये हमारे खान पान में समा गया है, ये जो है, और ये जा नहीं सकता क्योंकि वो उसको जारी रखना चाहते हैं। और कभी कभी वो भ्रष्टाचार के शिकार भी होते हैं, भोगी होते हैं, तब उनका उपदेश लेक्चर निकलता है उनके मुंह से। भारतीय जनता दल का इस संबंध में बस यही कहना है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल जाएगा, बशर्ते आपकी नीयत और मंशा साफ हो। और भ्रष्टाचार की असली जननी है जीएनपीसी, इस देश को लूटने वाली। सबसे बड़ी दुख की बात है कि ये मीडिया वाले जो है इसी भ्रष्ट जीएनपीसी के लोगों को बुलाते रहते हैं। ये मीडिया वाले जब गद्दार जीएनपीसी के प्रवक्ताओं को बुलाते रहते हैं, और इसी गद्दार और जो इस देश की जो भ्रष्ट और डकैत जो है ये, हालांकि देखिए ये डकैत फकैत सबसे वो हम पर आरोप लगा सकते हैं या कोर्ट में कर सकते हैं, वो केस करें, लेकिन डकैत जो शब्द भी है, जो इनकी करतूत है जीएनपीसी वालों की, डकैत शब्द भी अपने को बहुत तुच्छ समझता है, लघु छोटा हो गया, बौना हो गया, जो इनकी डकैती है, जो भ्रष्टाचार बराबर कहते हैं कि देश में सुई नहीं बनती थी, अक्सर सब बोला करते हैं। कल किसी यूट्यूब पर देखा गया, प्रमोद कृष्णन बोला था कि भारत में एक सुई नहीं बनती थी, हमने जो आईआईटी बनाया और पता नहीं क्या बनाया, लेकिन तुमने जो बनाया उसका हजारों गुना जो है, मैंने ये तो हजारों गुना इस देश को लूटा है। अंग्रेजों ने भी रेल लाइन बिछाई थी, जबकि इस देश में एक इंच भी रेल लाइन नहीं थी, लेकिन पूरे देश में रेलवे का नेटवर्क बिछाया, पोस्टल का नेटवर्क तंत्र बिछाया, और टेलीग्राफ का भी बिछाया, लेकिन वो अपने व्यापारिक सुविधा के लिए। तो और कई भवन बनाए, राष्ट्रपति भवन जो कि वायसराय हाउस था उन्हीं का बना हुआ है, संसद भवन जो है उन्हीं का बनाया हुआ है। इसी तरह तमाम महत्वपूर्ण जो भवन है वो अंग्रेजों ने ही वो बनाया हुआ है, लेकिन तभी वो अंग्रेज या अंग्रेजी सरकार इस देश की शत्रु थी, दुश्मन थी। उसी प्रकार कुछ दिखावे के लिए भले अब जो है कुछ आईआईटी आईआईएम बना दिया हो, लेकिन जीएनपीसी इस देश की डकैत है। और ये उसी जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडार चौकड़ी कागज के लिए भारतीय जनता दल ये कह रहा है कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने भी इस देश में कई भवन बनाए, पोस्टल नेटवर्क बनाया, टेलीग्राफ का नेटवर्क बनाया, और जो है और रेलवे का नेटवर्क बिछाया, जुडिशियल सिस्टम दिया, जो भी है, लेकिन उस देश के डकैत थे। और इन्होंने इस भारत से $45 ट्रिलियन, $45 ट्रिलियन जो है लूट कर ले गए हैं। और उसी प्रकार जो है 55-60 सालों में इस डकैत कांग्रेस ने $16 ट्रिलियन लूटा है इस देश को। ये यथार्थ है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख और गद्दारी बीजेपी और मोदी जी की तो देखिए, $16 ट्रिलियन के डकैत को ये आज बचा रहे हैं मोदी जी।
चुनाव सिर्फ जीतने के लिए 2014 में तो बोल दिए कि भाई कि किस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि यदि उनके लूट करके जमा किए हुए काले धन को विदेशी बैंकों से भारत में ला दिया जाए तो हर एक जो है वो भारतीय भाई बहन के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपया हो जाएंगे। इसको न करके आज जो डकैतों के मुंह से अब इस तरह का आरोप चल रहे हैं कि आप जो है 15-15 लाख रुपया दिए नहीं। बताइए, वो 15-15 लाख रुपया जो है वो क्यों बोला गया था? और उसको ये अमित शाह महोदय, जो माननीय जो केंद्रीय मंत्री महोदय हैं, वो बोल गए जुमला था। जुमला वगैरह नहीं तो वो सत्य है भाई। मोदी जी ने सत्य कहा था और आज उसको आप जुमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इस डकैत जेएनपीसी को बचाने के लिए। अमित शाह महोदय, अमित शाह का चरित्र क्या है? हालांकि अमित शाह पर सब ये जेएनपीसी वाले आक्रमण सिर्फ करते हैं। उनके बेटे जय शाह जेएनपीसी के साथ और भी जो मंडली है, असदुद्दीन की जो मंडली है, वसीम बकार वकार जो है, या और भी जो है समाजवादी है, और भी जो है जेएनपीसी वाले खुद जो है अमित शाह पर जब भी आक्रमण करते हैं बस उनके बेटे के उनके बेटे जो अमित शाह हैं उनके भ्रष्टाचार पर। लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अमित शाह का सबसे बड़ा दोष ये है कि वो जब चुनाव होता है तो जाकर बोलते हैं वो हमारे जाट कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को कि आप मुगलों से लड़े हैं और हम भी अब आप मुगलों से लड़ते रहे और हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। अमित शाह महोदय, देश को बताइए कि मुगल भी इस देश के उतने ही सम्माननीय जो है वो एक ऐतिहासिक हस्ती हैं जितने और लोग, और आप उसे लड़ने की बात बोल करके आप राष्ट्रवादी हैं, देश के शत्रु हैं। मैंने बोला कि इस देश को साझी सोच की आवश्यकता है जो सबको साथ में लेकर चले। लेकिन ये बीजेपी वाले जो है हमेशा जो है वो मुगलों को आक्रांता बोलने का मतलब है कि ये बीजेपी वाले जो देश का गद्दार जेएनपीसी है, मोहनदास करमचंद गांधी और जो आपका गद्दार जवाहरलाल नेहरू इत्यादि मंडली के गद्दारी के पापों को छिपाने के लिए ये गद्दारी है जो है वो बीजेपी वालों की। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहन जरा समझिए कि सिर्फ भारतीय जनता दल को छोड़कर कोई भी दल इस कड़वे सत्य को जो है आगे न तो आगे लाना चाहता है, न तो उसकी हिम्मत है। और जिस तरह का इसके विपरीत जो जहरीला वातावरण सब बनाए हुए हैं, जो इस देश को डस दे रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। देश में कितना बिखराव है इस पर यानी कोई चर्चा नहीं। तो कोई बात नहीं है। हमारे भारतीय भाई बहन में जब से जागृति आई तभी से सवेरा, और खास करके इस तरह की वीडियो को, भारतीय जनता दल की वीडियो को, हालांकि इसकी व्यूअरशिप अभी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए, और भी जो टेक्नोलॉजीज है, ये यदि आपको करने में असुविधा होती है तो बच्चे काफी जानकार होते हैं, उनके द्वारा करवाइए। ये परम राष्ट्रीय कर्तव्य है देश को बचाने का। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक के ऊपर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।